आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हाल ही के समय में प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और लगभग जिस दिन से ये स्टेटमेंट आया है उस दिन से एक हलचल सी मच गई है राजनीतिक तबकों में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप क्या कहेंगे कि क्या 75 सालों की आजादी के बाद अब समय आ गया है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? मेरी समझ से तो हमने देर की है। जो संविधान का जो निर्देश है वो बिल्कुल साफ है, जहां कहा गया है कि पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में उसको सम्मिलित किया गया है। और अब तो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना चुके, अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से इस मामले में नहीं, वैसे भी बार बार कह चुके हैं कि ये अब 75 साल के बाद खास तौर से हमें इसकी ज़रूरत है कि हम अपने प्रयासों को बढ़ाएं, उनको रीडबल करें। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आज़ादी की सुबह देखेंगे, उन्होंने जो त्याग किया है, उनके सपनों को साकार करें। उन स्वतंत्रता सेनानियों में वो भी हैं जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था, और उन्होंने संविधान के माध्यम से जिस भारत का सपना देखा था उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। इसलिए चलिए देर हुई है, लेकिन अभी सही मेरी नजर से प्रधानमंत्री जी को के इस प्रयास को हमें जरूरत है कि हम इसको सराहें, और हमारी जरूरत है कि हम जल्दी से जल्दी देश में समान नागरिक संहिता लाएं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, सवाल ये है जो उठाया गया है राजनीतिक गलियारों में कि 9 साल के बाद अब क्यों याद आई यूसीसी की? क्या ये इसलिए है कि चुनाव से पहले, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कम्युनलाइज करने के लिए, पोलराइज करने के लिए ये एक नया फॉर्मूला है? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो 9 साल नहीं मानता, मैं तो मानता हूं 75 साल बाद ये हो रहा है। ये इसको तो पहले होना चाहिए था। और इस बीच में जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए इस देश में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ, उनके हर चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने ये वादा किया है कि वो इस संवैधानिक नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करेंगे। इसके अलावा एक और भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित पार्टियां हैं, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं। उन्होंने भी कम से कम 1990 तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। अब मेरा ख्याल ये है कि अगर प्रश्न पूछना, या और दूसरे भी लोग हैं जो राजनीति में हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि जहां उन्होंने अपना स्टैंड किन कारणों से बदला है। वो तो हमेशा बात करते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की,
1986 मुझे याद है, जब मैंने सरकार से इस्तीफा दिया, सबसे ज्यादा समर्थन देने वालों में जो आवाज थी वो लेफ्ट पार्टीज की, खासतौर से श्री EMS नंबूदरीपाद और बीजेपी की, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया था। लेकिन आज उनमें से एक वर्ग का स्टैंड बदल गया है। तो जो मजबूती से अपनी स्टैंड पे कायम है, उनसे प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न उनसे बनता है कि राजनीतिक कारण है या क्या कारण है जिससे आपने अपने पुराने स्टैंड को उसको बदल लिया है। तो आप कहेंगे कि पिनरी विजयन साहब जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, जिस राज्य में आप राज्यपाल हैं, उन्होंने तो यूसीसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट ऑफ फेथ कम्युनिटी इज एसेंशियल फॉर एफर्ट्स, एंड उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार एक नेशन एक लॉ नहीं, एक नेशन और एक कल्चर लाना चाहती है। आप क्या जवाब देंगे उन्हें? मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसी बात करते हैं वो भारत के संस्कृति की जो विविधताएं हैं उनसे बिल्कुल या तो अनभिज्ञ हैं या वो जबरदस्ती उसके बारे में अनजान बनना चाहते हैं। मैं आपको से एक सवाल पूछता हूं। हिंदू कोड बिल हिंदुओं के ऊपर, जैन, सिख और बुद्धिस्ट के ऊपर समान रूप से लागू है। क्या उनके अंदर जो विविधताएं हैं, जो बहुधा है, क्या वो खत्म हो गई? नहीं। कानून का ये काम नहीं है कि कानून, जिसे हम रिवाज कहते हैं, कस्टम कहते हैं, जिसे हम रिचुअल कहते हैं, जो तौर तरीके हैं, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, उसकी समानता, कानून का काम यह नहीं है कि वो उसकी समानता पैदा करे। कानून का काम है न्याय की समानता पैदा करना। और ये समानता बुद्धिस्ट, सिख और जैन जो हमारे भाई हैं उनको छोड़िए, खुद हिंदुओं में किसी प्रकार की समानता इस मामले को लेकर नहीं है। हां, न्याय की समानता है। अगर डिस्प्यूट होगा, अदालत में जाएंगे तो कानून, आप किस तरह शादी करेंगे इसके बारे में कानून कुछ नहीं कहता। आप क्या गाने गाएंगे उस पर कुछ नहीं कहता। क्या आपके रस्मों रिवाज हैं उस पर कुछ नहीं कहता। कि मेरी धार्मिक आस्था क्या है, और अकेले बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद मुझे बताना होगा, मानिए मैं कहूंगा कि इस्लाम मेरा रिलीजन, कोर्ट उसकी बुनियाद पर फैसला देगा? नहीं। फिर वो मुझसे पूछेंगे आप हनफी हैं, कि आप शाफई हैं, कि आप मालकी हैं, कि आप हम्बली हैं, कि आप जाफरी हैं। तो मैं पहले ये बताऊं कोर्ट को कि मैं किस धर्म से मेरा ताल्लुक है, फिर मैं कोर्ट को यह बताऊं कि किस संप्रदाय से मेरा ताल्लुक है। उसके बाद यह तय होगा कि मुझे क्या इंसाफ दिया जा सकता है। यह आज की पोजीशन। दूसरी तरफ संविधान पर नजर डालिए। आर्टिकल 14 कहता है ना सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ, बल्कि विधि के समक्ष समता, बल्कि विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उसी चैप्टर में दूसरे प्रावधान कहते हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, लिंग के आधार पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो पर्सनल लॉ तो जैसा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के केस में कहा कि ये न केवल इतना है कि ये इसके लिए कोई स्वीकृति धर्म ग्रंथ यानी कुरान में नहीं है, बल्कि ये आर्बिट्रेरी है, ये बुनियादी सिद्धांतों से टकराती है। उसी तरह
मैं पहले कदम की बात कर रहा हूं कि जब इन मामलों में कोई भी व्यक्ति अदालत जाए तो पहले उसे यह बताना होता है कि मेरा किस धर्म और उस धर्म में किस संप्रदाय से ताल्लुक। ये आपको एक लोकतंत्र में, एक सेकुलर डेमोक्रेसी में, यह आपको अटपटा नहीं लगता कि न्याय इस आधार पर दिया जाएगा कि आपका ताल्लुक किस धर्म से है और उस धर्म में भी किस संप्रदाय से आप हैं। आपने बहुत सही कहा आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपका जो रवैया है वो एम्पावरमेंट का भी है और यूनिफॉर्मिटी इन जस्टिस का भी है, और न्याय से किसी को परहेज क्यों है ये बात बिल्कुल अब तक समझ में नहीं आई। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।